आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जो देश कभी एक दूसरे का दोस्त हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में वह एक दूसरे का बहुत बड़ा शत्रु बन चुका है। आखिर इसका क्या कारण है? क्यों दोनों देश एक दूसरे का आमने सामने होकर युद्ध पे पलटवार कर रहा है? तो ये दोनों देश है कौन? इजराइल और ईरान है। तो सबसे पहले इसकी भौगोलिक स्थिति को देखेंगे, ईरान की भौगोलिक स्थिति क्या है और इजराइल की भौगोलिक स्थिति क्या है। उसके बाद उसके युद्ध के कारणों को जानेंगे। तो यहाँ पे देख रहे होंगे, यह इजराइल क्षेत्र है। इजराइल की सीमा उत्तर में लेबनान और सीरिया से लगता है। वहीं इजराइल की पूर्वी सीमा जॉर्डन से लगता है, दक्षिणी सीमा मिस्र से लगता है और इसकी ये वाली सीमा भूमध्य सागर से लगता है। तो ये इजराइल की भौगोलिक स्थिति हुआ। अब इजराइल की भौगोलिक स्थिति जानने के बाद हम लोग ईरान की भौगोलिक स्थिति को देखेंगे। तो यह देश ईरान है। ईरान की भौगोलिक स्थिति जाने तो इसके उत्तर में कैस्पियन सागर है, दक्षिण में ओमान की खाड़ी है, पूर्व में इसकी सीमा अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगता है। वहीं उत्तर पूर्व में ईरान की सीमा तुर्कमेनिस्तान से। ईरान की पश्चिमी सीमा दो देश इराक और टर्की से लगता है। वहीं उत्तर दक्षिण की बात करें तो इसकी सीमा अजरबैजान और आर्मेनिया से लगता है। तो यह ईरान की भौगोलिक स्थिति है। अब इसको क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग समझते हैं कि कौन सी देश किससे बड़ा है। तो यहाँ फिगर के माध्यम से देख रहे होंगे, यह ईरान है और यह इजराइल है। तो क्षेत्रफल में साफ दिख रहा होगा कि ईरान के मामले में इजराइल बहुत छोटा सा देश है और जनसंख्या के मामले में भी ईरान के मुकाबले इजराइल बहुत छोटा सा देश है। और इन दोनों की राजधानी की बात करें तो इन दोनों की राजधानी के बीच में 1000 किलोमीटर की लगभग दूरी है। यहाँ भी सेम वही फिगर दिखाया गया। एक इजराइल प्रांत हो गया, यह ईरान का क्षेत्र है। अब हम लोग फिलिस्तीन के बारे में देखते हैं। ईरान और इजराइल की भौगोलिक स्थिति को जान लिया, अब इसके फिलिस्तीन के भौगोलिक स्थिति को हम लोग देखते हैं। तो फिलिस्तीन में आमतौर पर कुछ प्रांत आता, जैसे कि गाजा हो गया, वेस्ट बैंक हो गया, इजराइल का क्षेत्र हो गया, कुछ इसमें जॉर्डन का भी क्षेत्र आता है। तो यह पूरी तरह भूमि क्या कहलाता है? फिलिस्तीन का क्षेत्र कहलाता है। अब हम लोग भौगोलिक स्थिति जानने के बाद आज का जो हम लोग का मुख्य विषय है कि आखिर ईरान और युद्ध का कारण क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सन 1979 की बात है। 1979 से पहले ईरान में राजतंत्र था और राजतंत्र के बारे में जानते हैं कि राजतंत्र राजाओं का शासन होता है। तो 1979 से पहले ईरान में राजतंत्र था, लेकिन सन 1979 में ही एक क्रांति की शुरुआत होती है जिसको इस्लामिक क्रांति कहा जाता है। इस्लामिक क्रांति के जनक कौन हुए? तो खुमैनी हुए। इस्लामिक क्रांति की जनक खुमैनी हुई, जिसकी शुरुआत 1979 में किया जाता है। इस क्रांति ने सफलता 11 फरवरी 1979 को प्राप्त किया। तो यह क्रांति सफल हो जाता है 11 फरवरी 1979 के बाद। उसके बाद खुमैनी के ही नेतृत्व में 1 अप्रैल 1979 को इस्लामिक गणतंत्र ईरान की स्थापना होती है। अब यहाँ एक टर्म आता है, इस्लामिक गणतंत्र क्या है? तो इस्लामिक गणतंत्र संविधान में गणतंत्र के साथ साथ इस्लाम की भी विचारधारा को सम्मिलित किया जाता है। उसी को क्या कहा गया है? इस्लामिक गणतंत्र। मतलब इस्लाम के भी विचारधारा को लिया गया है और गणतंत्र की भी विचारधारा पूरी तरह से स्वतंत्र ही है, ना कि पूरी तरह यह इस्लामिक ही है। उसके बाद जब इस्लामिक गणतंत्र की स्वतंत्रता होती है तो खुमैनी ने इजराइल को सबसे बड़ा इस्लाम का दुश्मन माना, क्योंकि जानते हैं ईरान एक मुस्लिम बहुल कंट्री है और इजराइल यहूदियों का देश है। ईरान मुस्लिम कंट्री है जबकि इजराइल क्या है? यहूदियों का देश है। इन्होंने यहाँ तक संज्ञा दे डाली
कि इजराइल जो है यह इस्लाम का छोटा शत्रु है और अमेरिका इस्लाम का सबसे बड़ा शैतान है। उसके बाद यहां से दोनों के बीच में टकराव शुरू होता है। यह मामला धार्मिक हो गया। जानते हैं धार्मिक मुद्दा बहुत ही जोरों से पकड़ता है। तो यहाँ पे ईरान मुस्लिम कंट्री होने के नाते इन्होंने लेबनान, गाजा, इराक, सीरिया और यमन, इस सभी मुस्लिम कंट्री को इन्होंने आर्थिक और सैन्य मदद करना शुरू किया। और यहाँ पे इन्होंने गाजा में हमास को बढ़ावा दिया, लेबनान में हिजबुल्लाह को। ये हमास है क्या? तो हमास एक अर्धसैनिक संगठन है और इजराइल जिसको आतंकवादी संगठन मानता है, लेकिन ईरान उसको आर्थिक मदद भी कर रहा है और सैन्य मदद भी कर रहा है। उसी तरह लेबनान में हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन इजराइल मानता है, जबकि वह क्या मानता है? ईरान की अर्धसैनिक संगठन है। इसी तरह यमन में हौती को बढ़ावा दिया गया ईरान की तरफ से। उसके बाद अब यहाँ पे युद्ध की शुरुआत होती है। ईरान ने डायरेक्ट इजराइल पर हमला ना कर वह हमास के माध्यम से इजराइल पर अटैक करवा रहा है। कभी लेबनान के हिजबुल्लाह के माध्यम से, कभी यमन के हौती के माध्यम से। मतलब ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट युद्ध नहीं कर रहा है। अब डायरेक्ट युद्ध नहीं कर रहा है तो इसी युद्ध को क्या कहा जाता? प्रॉक्सी वार, अर्थात प्रॉक्सी युद्ध। मतलब प्रॉक्सी युद्ध होता है क्या है? एक देश दूसरे देश पर डायरेक्ट हमला ना कर किसी अन्य देश के माध्यम से उसे नुकसान पहुंचाना ही प्रॉक्सी वार कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ईरान किसके माध्यम से इजराइल पर हमला कर रहा है? हमास के माध्यम से कभी कर रहा है तो कभी हिजबुल्लाह के माध्यम से कर रहा है। इसी तरह धीरे धीरे दोनों के बीच में प्रॉक्सी वार की शुरुआत हो गई और प्रॉक्सी वार सन 1980 से लेकर 2023 तक जारी रहा। बहुत लंबे दशक तक चला। शुरुआत 1980 से होता है और 2023 तक चलता है। लेकिन युद्ध अब आगे शुरुआत होती है। दोनों का युद्ध अब बदल जाता है तो आमने सामने। आखिर दोनों आमने सामने कैसे हुआ? इसका क्या कारण था? अभी तक तो हम लोग देखिए प्रॉक्सी वार ही चल रहा है 1980 से लेकर 2023 तक। लेकिन दोनों देश ईरान और इजराइल आमने सामने कैसे आ गया? तो एक 2024 की बात है। डेट था 1 अप्रैल 2024। इजराइल के द्वारा ईरान के दूतावास पर हमला किया गया और यह दूतावास सीरिया के दमिश्क में है। कहां पे था? सीरिया के दमिश्क में हमला किया गया 1 अप्रैल 2024 को इजराइल के द्वारा ईरान के दूतावास में, जिसमें टोटल 16 नागरिक की मृत्यु होता है और उसमें से 8 नागरिक ईरान के वरिष्ठ अधिकारी थे। इस युद्ध से ईरान तो पूरी तरह से बौखला गया क्योंकि उसके 8 वरिष्ठ अधिकारी का यहां पे जान गया है। इसी के बदला लेने के लिए ईरान ने अपने समर्थक के साथ इजराइल पर हमला कर दिया। और इसके समर्थक कौन हुए? जो यहां पे आपको रेड कलर में दिख रहा होगा लाइन, इसका समर्थक यमन, इराक और सीरिया है। इन सभी से ने मिलकर इजराइल पर एक बहुत बड़ा हमला किया, जिसमें 120 बैलिस्टिक मिसाइल, 30 क्रूज मिसाइल और 170 ड्रोन हमले किया गया। लेकिन इजराइल का भी तो समर्थक है। इजराइल के समर्थक जैसे यूएसए हुए, यूके हुआ, जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, इन सभी ने मिलकर इजराइल पर किए गए हमले के एयर स्ट्राइक और बैलिस्टिक मिसाइल को एयर डिफेंस के द्वारा उसको क्या किया? ध्वस्त कर दिया गया। तो यहां पर इजराइल की कोई भी जनमानस की हानि नहीं पहुंचता है। लेकिन फिर इजराइल ईरान पर पलटवार करता है। यह डेट था 13 अप्रैल
13 अप्रैल 2024 इजराइल ने ईरान पर अटैक करता है 13 अप्रैल 2024 और इन्होंने मुख्यतः 3 टारगेट बनाया। पहला सबसे था न्यूक्लियर प्लांट, जो ईरान का न्यूक्लियर प्लांट था। दूसरा एयरबेस, तीसरा था ड्रोन सिस्टम। जहां पे ईरान का न्यूक्लियर प्लांट तैयार किया जा रहा था उसको ध्वस्त किया गया, क्योंकि इजराइल को इस बात का बखूबी पता था कि अगर ईरान परमाणु बम को बना लेता है तो इजराइल के लिए यह बहुत बड़ा घातक होगा। इसीलिए इजराइल ने सबसे पहले उसके न्यूक्लियर प्लांट को ध्वस्त करने का काम करता है। उसके बाद इन्होंने एयरबेस को भी पूरी तरह नष्ट किया और ड्रोन को भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। लेकिन इसमें एक संकेत मिलता है। संकेत इस बात का था कि इजराइल युद्ध विराम चाह रहा था, इजराइल युद्ध नहीं चाहता था, और इस बात को पूरी तरह से समझ चुका था ईरान, और ईरान ने इसका कोई भी पलटवार नहीं किया। फिर यह युद्ध प्रॉक्सी वार के युद्ध में तब्दील हो जाता। अब प्रॉक्सी वार के बारे में आप लोग जानते हैं, कुछ देर पहले बताया प्रॉक्सी वार होता क्या है। लेकिन फिर इतना भयावह स्थिति उत्पन्न कैसे हुआ? तो इजराइल के द्वारा 19 अप्रैल 2024 के बाद 30 जुलाई 2024 को लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन के प्रमुख पर एयर स्ट्राइक के माध्यम से उसकी हत्या किया जाता है, जो यहां पे देख रहे होंगे। और इस हत्या के बाद फिर पूरी तरह से बौखला गए ईरान, और ईरान ने बिना कुछ सोचे समझे इजराइल पर एक ही बार में 200 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया, जिसके फिगर के माध्यम से देख रहे होंगे कि इजराइल का बहुत सारा शहर को उन्होंने ध्वस्त कर दिया 200 बैलिस्टिक मिसाइल छोड़कर। इसी तरह यह युद्ध पूरी तरह से क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील हो गया। अब ईरान और इजराइल पूरी तरह से आमने सामने लड़ाई लड़ रहा है, जिसमें यहाँ पे अमेरिका का हस्तक्षेप भी हो चुका है। इसी तरह इजराइल और ईरान के युद्ध का कारण बनता है, और अभी जो हम लोग 25 में देख रहे हैं उसका मेन कारण 1979 से लेकर 2025 तक होता है।